हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था पीस साइंस का और विश्व युद्ध तक राजनीतिक गतिविधियाँ, उसी को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप जानते हैं, इसमें से भी प्रश्न कभी कभी पूछते हैं। तो वर्ष 1917 में रूस में साम्यवादी जो है वो क्रांति हुई और उसी से सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया, उसका निर्माण जो है वहाँ पर हुआ। और अल्पावधि यानी क्या, थोड़े समय में या कुछ समय में ही सोवियत संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महासत्ता के रूप में यानी क्या, सबसे बलशाली, शक्तिशाली, हर मामले में शस्त्र में मतलब आर्थिक रूप से भी और शस्त्र से भी और उभर आया। परंतु अमेरिका और सोवियत संघ में अति मतभेद थे। जैसे उन दोनों में, अमेरिका और सोवियत संघ में क्या है, मतभेद थे, विचारों में विभिन्नता थी। दोनों के विचार जो है वहाँ पर मेल नहीं खाते थे। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करने वाला देश था। पूंजीवाद यानी क्या, जहाँ पर आर्थिक रूप की प्रगति की ओर क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। पूंजीवाद का समर्थन करने वाला लोकतांत्रिक राज्य था। तो सोवियत संघ जो है वो समाजवाद और एक पक्षीय तानाशाही का समर्थन करने वाला राज्य था। मतलब अमेरिका लोकतंत्र का और पूंजीवाद का समर्थन करता था, तो सोवियत संघ जो है वो समाजवाद तथा एक पक्षीय तानाशाही का समर्थन करने वाला राज्य था। मतलब वहाँ पर कौन सी सत्ता थी सोवियत संघ में, तानाशाही थी। और इसी के चलते अगर हम देखेंगे तो दोनों महासत्ताओं को विश्व में अपना वर्चस्व जो है वो बढ़ाना था। दोनों भी, मतलब अमेरिका भी और सोवियत संघ भी अपने अस्तित्व जो है वहाँ पर क्या करना चाहते थे, श्रेष्ठ बनाना चाहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये दुनिया को या विश्व को बताना चाहते थे। इसलिए अमेरिका को पूंजीवाद का प्रसार करना था, तो सोवियत संघ को किसका प्रसार करना था, समाजवाद का प्रसार करना था। और इसी के चलते उन दोनों में क्या था, विचारों में मतभेद था। दोनों के विचार जो है वहाँ पर मेल खाते नहीं थे। अपना वर्चस्व बढ़े, इस उद्देश्य से दोनों महासत्ताओं ने छोटे राष्ट्रों को अपने अपने गुटों में खींचने का प्रयत्न जो है वो प्रारंभ की। एक अकेला इंसान कुछ कर सकता है क्या, नहीं। तो उसी प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ ने भी अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दोनों ने भी छोटे छोटे राष्ट्र को जो है अपने जैसे गुट यानी कि अपने गुट में, अपने ग्रुप में खींचने का प्रयत्न जो है उन्होंने क्या किए, शुरू किए। और परिणाम स्वरूप यूरोप का वैचारिक स्तर पर क्या हुआ, विभाजन हुआ। यूरोप महाद्वीप का जो है वैचारिक स्तर यानी क्या, विचारों के मतभेदों के आधार पर, विचारों के आधार पर, सोच के आधार पर जो है वो क्या हुआ, विभाजन हुआ, पार्टिसिपेशन हुआ। पश्चिम यूरोप तथा वहाँ के देश अमेरिका के गुट में शामिल हुए, तो पूर्व यूरोप के देश जो, मतलब यूरोप भी दो भाग में क्या हुआ, बट गया। कुछ देश जो है अमेरिका का समर्थन करने लगे और कुछ देश जो है वो सोवियत संघ का जो है वहाँ पर समर्थन जो है वहाँ पर करने लगे। और इन महासत्ताओं ने अपने अपने गुटों के राष्ट्रों को सैन्य तथा आर्थिक सहायता देने की नीति जो है वो स्वीकार की। मतलब अपने आप को अपना श्रेष्ठत्व बनाने के लिए इन दोनों महासत्ताओं ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, उनके गुट में जो राष्ट्र थे उन्हें सैन्य तथा आर्थिक सहायता, मतलब अपना वर्चस्व बना रहे, अपना प्रभुत्व बना रहे, अपना प्रभाव बना रहे, इसलिए उन्होंने छोटे राष्ट्र को जो है सैन्य तथा आर्थिक सहायता देने जो है वो शुरू किया।
हमने एक पॉइंट शुरू किया था, शस्त्र स्पर्धा। दोनों देशों में शस्त्र का निर्माण करने लगे और अधिक से अधिक विध्वंस शस्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी ज्ञान अवगत करने हेतु प्रतियोगिता यानी क्या, कंपटीशन जो है वहाँ पर शुरू हुआ कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी शस्त्र जो है वहाँ पर बनाता है। तो वहाँ पर शस्त्र स्पर्धा जो है वहाँ पर शुरू हुई, किंतु इन प्रक्षेपण शस्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति जो है वो खतरे में आ जाएगी, इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण, क्योंकि अगर शस्त्र स्पर्धा होगी तो जाहिर सी बात है उस शस्त्र का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही शस्त्र वहाँ पर बना के रखे जाएंगे क्या, नहीं। तो उन्होंने दोनों महासत्ताओं ने को इस बात का ज्ञात हुआ, ये बात उन्हें समझ में आई कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो क्या खतरे में आ सकती है वैश्विक शांति यानी क्या, पूरे विश्व की शांति जो है वो क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है, क्योंकि फिर से क्या हो सकता है, तीसरा महायुद्ध हो सकता है। तो इसलिए इसका आभास दोनों महासत्ताओं को हो जाने के कारण प्रक्षेपणास्त्रों के नियंत्रण और निस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय में हुए। और उन्होंने इस बात का अवगत होने के बाद उन्होंने प्रक्षेपणों के नियंत्रण और निस्त्रीकरण मतलब शस्त्र स्पर्धा जो है वो उन्होंने क्या की, वहाँ पर बंद की। आगे का पॉइंट हम देखेंगे, वहाँ पर प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, मतलब वहाँ पर कौन कौन से प्रादेशिक संगठन जो है वहाँ पर निर्माण हुई। पहला है महासत्ताओं की होड़ यानी क्या, कंपटीशन, स्पर्धा। विकासशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का क्या किया, निर्माण किया। मतलब जो प्रगतिशील राष्ट्र थे उन्होंने एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद वहाँ पर करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर मतलब अपने स्तर पर उन्होंने क्या किया, संगठनों का निर्माण किया और उन्हें आर्थिक रूप से मदद भी की। और उन्हें आर्थिक विकास जो है उस समय महत्वपूर्ण लगता था, क्योंकि अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो हम किसी भी परिस्थिति का क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण किया, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने, कौन से थे दक्षिण पूर्व एशियाई देश, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन से देश थे, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशियन संगठन का निर्माण उन्होंने किया। और इन्हीं प्रादेशिक संगठनों के कारण जो है देश मिलकर जो है वहाँ पर क्या करने लगे, अपनी प्रगति जो है वहाँ पर करने लगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है गुट निरपेक्षतावाद। क्या है, टिप्पणी के लिए प्रश्न भी है आपको, गुट निरपेक्षतावाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता का विचार का समर्थन किया। हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुए शीत युद्ध ने विश्व को दो महासत्ताओं के गुटों में क्या किया था, ग्रुप में बांध दिया था। मतलब दो देशों के क्या बने थे, ग्रुप बने थे। तो वहाँ पर द्वितीय विश्व के बाद जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता का विचार का समर्थन
किया। गुटनिरपेक्षता यानी क्या, हम किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे या हम किसी भी देश के विचारों से प्रभावित नहीं होंगे, उसे कहा जाता है गुट निरपेक्षता। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उस कालावधि में एक और विश्व का द्विध्रुवीकरण हो रहा था, तो दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ था, उसी के साथ साथ कुछ देशों को महासत्ताओं की स्पर्धा में क्या नहीं था, सम्मिलित नहीं होना था। कुछ ऐसे भी देश थे कि उन्हें उस स्पर्धा में, उस कंपटीशन में क्या नहीं होना था, सम्मिलित या सहभागी बिल्कुल भी होना नहीं था, उनमें उन्हें रुचि नहीं थी। तो ऐसे जो देश थे उसे ही कहा जाता है गुट निरपेक्षतावाद। मतलब उन्हें किसी भी गुट से लेना देना नहीं था। ऐसे राष्ट्रों ने महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति जो है वहाँ पर स्वीकार की थी। इसी क्या कहा जाता है, गुट निरपेक्षतावाद कहा जाता है। मतलब हम किसी भी महासत्ताओं की स्पर्धा में हम जो है वहाँ पर सम्मिलित होंगे नहीं। इस नीति को, इस विचार को उन्होंने स्वीकार किया था, उसे कहा जाता है गुट निरपेक्षतावाद। निरपेक्षतावाद यानी क्या, हम किसी से भी प्रभावित नहीं, किसी के भी विचारों से हम प्रभावित नहीं होंगे। गुट निरपेक्षतावाद शीत युद्ध काल का एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी था, क्योंकि लोग, कुछ देश जो है अपने तरीके से, अपने से क्या करने लगे थे, विचार करने लगे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक आंदोलन की, एक नई सोच की वहाँ पर क्या हुई थी, शुरुआत वहाँ पर हुई थी। देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गुट निरपेक्षता आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्र हुए नए देशों ने गुट निरपेक्षता का विचार का क्या किया था, समर्थन किया था। हम किसी भी देश के ग्रुप में या किसी देश के सहभागी या सम्मिलित नहीं होंगे। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। मतलब कुछ देश अपने से विचार करने लगे, अपने से सोचने लगे, तो वो एक क्या थी, एक आंदोलन की शुरुआत थी, एक विद्रोह की शुरुआत थी। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टिटो, याद रखिए संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए प्रश्न भी है कि गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम क्या है। संकल्पना चित्र का प्रश्न, गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम। तो वहाँ पे वर्ष 1961 और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। युगोस्लाविया के कौन थे, अध्यक्ष मार्शल टिटो, इन सब नेताओं के नाम हैं। इजिप्ट अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकरानो तथा घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत वहाँ पर हुई थी। मतलब अगर सर्वसामान्य भाषा में अगर हम कहेंगे तो एक नई विचारधारा का वहाँ पर क्या हुआ था, उदय हुआ था। एक नई विचारधारा, एक नई सोच का वहाँ पर शुरुआत वहाँ पर हुई थी गुट निरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से। मतलब हम किसी भी महासत्ता देश के विचारों में न आकर हम एक अपनी नई सोच, अपने विचार वहाँ पर रखेंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट है, गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, मतलब वो सफल हुआ या नहीं। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो गुट निरपेक्षता आंदोलन ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और वंशवाद का क्या किया, विरोध किया। उपनिवेशवाद मतलब क्या,
वहाँ पर बस मतलब एक ही जो सत्ताशाली देश है, प्रभावी देश है, सबल देश है, वही अपनी प्रगति करे, उसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद, तानाशाही, वंशवाद, इसका क्या किया, विरोध किया। और इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने का क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। मतलब जो भी विश्व में समस्या है, उन समस्याओं को किस तरीके से सुलझाना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से या शांतिपूर्ण मार्ग से उसे सुलझाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और बाद के काल में भी इस आंदोलन ने भारत ने भी इसका क्या किया था, सक्रिय समर्थन दिया था। और शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस आंदोलन का महत्व जो है वो कम हुआ नहीं। गुट निरपेक्षता आंदोलन का महत्व जो है वो कम हुआ नहीं। उसके बाद में देखेंगे कि गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन जो है वो मानवतावाद, वैश्विक शांति तथा समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर क्या था, आधारित था। मतलब गुट निरपेक्षतावादी जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मानवतावाद यानी मनुष्य के हित के लिए, वहाँ पर मनुष्य को ज़्यादा महत्व जो है, अग्रणी जो है वो क्या था, मनुष्य था। वैश्विक शांति दूसरी तरफ, दूसरा क्या था उद्देश्य, विश्व की शांति तथा समानता। सभी देश को क्या मिलनी चाहिए, समानता या समान अधिकार, समान वर्तन जो है वहाँ पर मिलना चाहिए। जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन था। और इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्रित होने के लिए प्रेरित किया। और इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण फायदा अगर किसको हुआ है तो किसको हुआ है, अल्प विकसित, मतलब ऐसे राष्ट्र, ऐसे देश जिनकी प्रगति वहाँ पर हुई नहीं है, तो ऐसे राष्ट्रों ने एकत्रित आकर अपनी प्रगति जो है वहाँ पर की। एकत्रित होकर उन्हें प्रेरित किया कि हाँ, एक सभी अल्प विकसित राष्ट्र जो है, भले एक अकेला कुछ ना कर सके, लेकिन जब मुट्ठी बन जाती है तो क्या बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम एकत्रित हुए तो हम क्या बन सकते हैं, ताकत बन सकते हैं। यही बात जानकर अल्प विकसित राष्ट्र ने जो है एकत्रित होकर अपनी प्रगति की। दूसरा है शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने हेतु यानी क्या, उन्हें हल करने हेतु इस आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया कि विश्व की जो समस्याएं हैं उन्हें किस तरह से सुधारना चाहिए, शांतिपूर्ण मार्ग से उन्हें सुलझाना चाहिए। निरस्त्रीकरण यानी क्या, शस्त्र का बिल्कुल भी उपयोग ना हो। मानव अधिकारों का संवर्धन, मानव अधिकार जो मनुष्य को अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का क्या हो, संवर्धन हो। मतलब जो जीवित हानि होती है, मानव अधिकारों का जो खंडन होता है वो ना हो। आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा अविकसित राष्ट्रों की समस्याएं दृढ़ता के साथ रखी। मतलब उन्होंने ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो राष्ट्र गरीब थे आर्थिक रूप से और अविकसित थे, उन राष्ट्रों की समस्या को दृढ़ता के साथ रखी। दृढ़ता मतलब क्या, अपने बात पर कायम रहकर उन्होंने उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। आंदोलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग की। उसका नाम क्या था, NIEO। संक्षेप में अगर हम कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त होने के
हो जाने के बावजूद भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। शीत युद्ध तो समाप्त हुआ था, लेकिन गुटनिरपेक्षता आंदोलन का महत्व जो है वो कम नहीं हुआ था। और इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया था। मतलब गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए क्या बना था? प्रेरणा स्रोत बना था, उनकी ताकत बना था। उन्हें लड़ने का साहस जो है, अल्प विकसित राष्ट्रों को लड़ने की प्रेरणा, उभरने की प्रेरणा जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के माध्यम से उन्हें मिली थी। और वही अल्प विकसित राष्ट्र एकत्रित आकर उन्होंने अपनी ताकत जो है वो बढ़ाई थी। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए अनेक वैचारिक प्रवाह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के लिए एक नई विचारधाराएं जो है, नई सोच वहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने लाए। इन राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने दिया कि हम भी क्या है, एक हिस्सा है, विश्व का एक हम हिस्सा है। विश्व की प्रगति के योगदान में हम भी अपना योगदान जो है वहाँ पर दे सकते हैं। ऐसा साहस जो है, ऐसी हिम्मत जो है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के कारण वहाँ पर उनके अंदर निर्माण हुई थी।